गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आपने मुझे गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का समय दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अंतर्गत जहाँ केंद्र राज्य संबंध, सीमा सुरक्षा, अर्धसैनिक बलों का प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, केंद्र शासित प्रदेश, आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग आते हैं, मुझे लगता है कि जितनी भी बात इस पर होगी वह आदमी की सुरक्षा से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई है। आज भी जब मैं संसद में आया तो प्रश्नकाल के समय जो चर्चा चल रही थी, जिस तरह का यहाँ पर माहौल था, वह कोई विदेशी गतिविधियों के कारण नहीं था। तेलंगाना के मुद्दे को लेकर अपने ही सदस्य यहाँ पर विरोध जता रहे थे। तेलंगाना की मांग कब से उठी? तेलंगाना राज्य की मांग उठी तो माननीय गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2009 को एक बयान दिया। बयान में यह भी कहा कि तेलंगाना का निर्माण सुनिश्चित है और यह संवैधानिक तरीके से होगा। 3 साल बीत गए। आपके एक वक्तव्य ने तेलंगाना में यह हालात कर दिए कि लगभग 700 लोगों की जान चली गई। पता नहीं आपने उस दिन यह वक्तव्य कैसे दिया। शायद सोनिया जी का जन्मदिन था। उनको प्रभावित करने के लिए यह वक्तव्य दिया। क्या कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हमें तेलंगाना राज्य बनाना है? आपकी पार्टी का, आपकी सरकार की इस पर क्या राय है? क्या आपने इस पर कुछ तय किया है? अगर आपने कुछ तय किया है तो सदन जानना चाहता है, क्योंकि केवल आपके एक वक्तव्य की बात नहीं है। हमारे 700 नौजवान भाइयों और बहनों की जान चली गई। आप तो शायद एक के भी घर नहीं गए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके मन पर क्या बीती होगी? आप इस पर सोचिए। मैं इस सदन का महत्वपूर्ण समय मांग को लेकर बार बार जाता है। आखिर सरकार इस पर क्या निर्णय करने वाली है? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं सदन की बात कर रहा हूँ, सदन से जुड़ी हुई बात आती है तो कहीं न कहीं मैं वापस जो संसद पर हमला हुआ, भारतीय लोकतंत्र पर हमला हुआ, जिसने हम सबको झंझोर कर रख दिया, मुझे लगता है कि न मैं, न आप और न ही देश उस दिन को भूल पाएगा। लेकिन एक बात आज भी सताती है कि क्या भारत एक आतंकवादी गतिविधियों के लिए पंगु राज्य बनकर रह गया है? जब आप गृह मंत्री बने थे तो मुझे लगता था कि शायद आप में वह काबिलियत है कि आप कुछ न कुछ इस दृष्टि में करेंगे, चाहे वह माओवाद, नक्सलवाद या आतंकवाद की बात हो। आप एक काबिल वकील हैं। आपको आपका राजनीति में जो अनुभव है, उसको देखकर लगता था कि गृह मंत्री के नाते शायद जिस
परिस्थितियों से यह देश गुजर रहा है, आप उसको संभाल पाएंगे। मान्यवर, आपने दिखाया है कि आपको डीजल पर भारी खर्चा करना पड़ता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसका विकल्प है। अगर आप ज़्यादा लाइनों का विद्युतीकरण करवाकर ज़्यादा बिजली से चलने वाली ट्रेनें चला दें तो आपको डीजल नहीं खरीदना पड़ेगा, आपका डीजल का खर्च बचेगा। आप पहले उस पर विचार करके उस पर पैसा खर्च करके आपको एक बार पैसा ज़रूर लगेगा, लेकिन ट्रेनें तेज़ी से चलने लगेंगी और उस पर आपका खर्चा भी बहुत कम आएगा, डीजल का भार हट जाएगा। मान्यवर, मैं यह बात कहकर अपनी बात ख़त्म करूंगा कि आपने घोषणा की थी कि इटावा में कानपुर शताब्दी ट्रेन रुकेगी। वह कानपुर शताब्दी ट्रेन रुकी या नहीं, इसे दिखवा दीजिए। अगर संभव हो तो उसे इलाहाबाद तक बढ़ा दीजिए। आपके पास आमदनी के दो ही जरिए हैं, एक पैसेंजर किराए में वृद्धि करके और दूसरा माल भाड़े में वृद्धि करके। आपने अभी माल भाड़े में बढ़ोतरी की है। हिंदुस्तान में माल भाड़े की ढुलाई के लिए सबसे ज़्यादा किराया देना पड़ता है, उससे महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी प्रभावित होगा और ज़्यादा लोग रोड से अपना माल ट्रांसपोर्ट करेंगे, आपको घाटा होने लगेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माल भाड़े में बढ़ोतरी कम करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने माल की ढुलाई रेलवे से कर सकें। मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा जिससे आप रेलवे की आमदनी बढ़ा सकें। पुराना कबाड़ बहुत निकलता है, अगर आप उसे भारी पैमाने पर बेचने का काम करें तो उससे आमदनी होगी। पूरे देश में आपकी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, उनका बंदोबस्त कीजिए या उनमें कुछ बनवा दीजिए तो उससे भी आमदनी होगी। अगर सब रेलों के डिब्बों पर विज्ञापन लगाएंगे तो उससे भी आमदनी होगी। हमने आपको यह वैकल्पिक बात बताई है। अगर जनरल बोगी की हालत देखें, जैसे ट्रैक्टर में बेचने ले जाने के लिए भूसा भरा जाता है, उस तरह आदमी उसमें भरता है। एक के ऊपर एक आदमी होता है, उसमें चढ़ने में कठिनाई होती है और अगर किसी तरह चढ़ गए तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आग्रह करता हूं कि हर रेल में, चाहे मेल एक्सप्रेस या सवारी गाड़ी हो, जनरल बोगी के डिब्बे बढ़ाने का काम कीजिए, जिससे आम आदमी को कम से कम बैठने का स्थान मिल सके। हर रेलगाड़ी में महिलाओं के लिए अलग से बोगी लगाने का काम कीजिए, जिनमें सिर्फ महिलाएं अपने बच्चों के साथ सफ़र कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं। स्टॉप।